ओके, ऑल राइट। तो जैसे कि हम बात करते हैं पावर शेल की, तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी हम पावर शेल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि पावर शेल क्या है, और पावर शेल के मार्केट में डेवलप होके एक एज अ प्रोडक्ट आना क्या रिक्वायरमेंट रही है, क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एज अ रिवॉल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में उतारा। अगर आप लोगों को पता होगा कि पहले, इनफैक्ट अभी भी, देयर इज अ वन वेरी फेमिलियर थिंग जो कि हमारे सिस्टम्स में कई सालों से, या इनफैक्ट मैं कहूँ जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से अवेलेबल है, दैट वी कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। तो जब हम अपने जो भी एक्शंस होते थे, लाइक सपोज मुझे अगर इस सिस्टम की कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट, या मुझे कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करने हैं, लाइक यूज़र क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, जितने भी ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते आए हैं वो सारे ऑपरेशंस हमारे विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होते थे। ओके, बट जब इस पे सब लोग काम कर रहे थे, चीज़ें इस पे बढ़िया चल रही थी, तो पावर शेल के आने का रीज़न क्या है? So basically PowerShell, it's not like a ordinary command prompt. We can say it's a command prompt with some additional functionalities. अब ये जब मैं additional functionalities की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ scripting instructions भी पहले से प्री बिल्ड हैं। अब scripting instructions प्री बिल्ड हैं मतलब अभी इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा अपकमिंग सेशन में, बट अगर मैं आपको एक जनरल सी बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्टिंग फंक्शंस होते हैं जैसे कि बैकग्राउंड जॉब्स, स्केड्यूल्ड जॉब्स, एरर हैंडलिंग, राइट, रिमोटिंग, डीबगिंग, टैब एक्सपेंशन, स्टेपलिंग, कंस्ट्रेंट्स, राइट। सो ये वो सब चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके नॉर्मल पावर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं थी, राइट। अब इन चीज़ों का जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये जो मैंने आपको कुछ टर्म्स अभी बोले हैं इनका यूटिलाइजेशन और यूजेस क्या है डेली बेसिस पे, इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। ओके, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द एजेंडा कि हम लोग किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशंस के ऊपर। उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो भले ही बहुत बेसिक हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों का कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं किया होगा, एंड वो सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल तब होती हैं जब आप एक स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास लॉजिक्स होते हैं, बट उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए आपको वो छोटी छोटी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। क्लियर? ओके, इन केस इफ एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चन, आप लोग अपना ये हैंड रेस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं टीम्स में, और अपने हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन या डाउट होता है तो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे पावर शेल के फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली लाइनेक्स या यूनिक्स पे अगर आप लोगों ने काम किया है, अगर नहीं भी किया है तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, दैट्स कॉल्ड बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्टिंग, ओके। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि बैश स्क्रिप्टिंग जो होती है वो एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म है लाइनेक्स और यूनिक्स मशीन्स पे किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फ्लो कराने का, एंड इट्स कंप्लीटली सिमिलर लाइक एज अ पावर शेल स्क्रिप्ट्स। जैसे हम पावर शेल पे कोई हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, उस स्क्रिप्ट का काम है कि यूजर्स को कॉल करना और कॉल करके उनको एक पर्टिकुलर ओयू या ग्रुप में ऐड करना। सो आइडली यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन से हम यूजर्स को कॉल कर रहे हैं,
हम उन यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो यूजर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस स्कोप में आते हैं, और दूसरे फंक्शन में हम उन यूजर्स को ऐड कर रहे हैं एक दूसरे कमांड चला के। तो इन दोनों कमांडों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिप्टिंग, राइट। कि हम एक से ज्यादा फंक्शंस इम्प्लाई कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं एक ही रन टाइम में, यानी कि एक ही टाइम पे जब हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो एक से ज्यादा एक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं। सो दैट इज अ स्क्रिप्टिंग, राइट। सो कभी कभी ये क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते हैं, खासकर जो लोग लाइनेक्स के बैकग्राउंड से हैं, कि एक जो बैश स्क्रिप्टिंग हम लोग लाइनेक्स में करते हैं और जो पावर शेल स्क्रिप्टिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। देर आर प्रिटी मच सेम। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी बता देता हूँ पावर शेल के बारे में। मैं उसके लिए अपना नोटपैड अच्छा ओपन। विशाल जी, एक चीज बताइए कि जो आपने बोला कि जो बैश स्क्रिप्टिंग है, जैसे विंडोज में पावर सेल होता है वैसे ही लिनक्स और यूनिक्स में बैश ये होता है, बैश 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 शेल स्क्रिप्टिंग। होता है। राइट। राइट। शेल होता है बैश बैश का को। शेल होता है। राइट। तो ये सिमिलरली पावर सेल जैसा ही होता है, बट राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ये विंडोज है और वो लिनक्स यूनिक्स राइट। है। कमांड ठीक भी है। अलग है, चलिए। इनफैक्ट कमांड्स भी अलग हैं। हाँ, कमांड तो ऑफ कोर्स अलग मतलब होंगे, मैं ऑफ आपको एक कोर्स। आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे राइट। राइट। मतलब आपको मैं क्या, जैसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, राइट। तो मैं आपको राइट। बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग जिनका बैकग्राउंड विंडोज में अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले वो लिनक्स या यूनिक्स में काम करते थे। तो उन लोगों को हम्म। ये क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि अ, हम जैसे अपने बैश शेल के ऊपर जाके वहां पे हम इंस्ट्रक्शंस फ्लो करा सकते थे, क्या हम पावर शेल में भी वैसे ही करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली सिमिलर थिंग्स, राइट। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था। एनीवेज, आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में टेक्निकली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पावर शेल हो या कोई भी प्रोग्राम हो आपके कंप्यूटर इन्वायरमेंट में, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में, कुछ बैकग्राउंड में उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। अब जब मैं डिपेंडेंसीज की बात करता हूं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि वो क्या चीजें हैं जिनके बेसिस पे ये ऑपरेशंस रन कर रहा है, राइट। तो पावर शेल को रन करने की सबसे बड़ी चीज है वो है डॉट नेट फ्रेमवर्क। अब ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, राइट, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, इस पे काम भी किया होगा। स्पेशली आप आप अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो कई बार डॉट नेट फ्रेमवर्क को आप एज अ प्री रिक्विजिट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है और पावर शेल के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। तो पहले हमें उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि है डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर। एक सेकेंड, दैट इज कॉल्ड अबाउट, एक माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल था, या विकीपीडिया देख लेते हैं हम। सो बेसिकली मैं अभी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग के टर्म नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके आसपास की चीजें बता रहा हूँ, राइट। जैसे आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना आसपास वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे आसपास कैसी सुविधाएं हैं, क्या हैं। तो मैं आपको वही चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग विच इज नथिंग रिलेटेड विद द पावर शेल एज ऑफ नाउ, बट यस, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टर्म्स विच आई विल बी गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा है कि डॉट नेट is a proprietary software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. That's true. It was a predominant implementation of Common Language Infrastructure, that's called CLI. अब
ये जो कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा मशीन के अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म बताऊं। ऑल टुगेदर वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ डॉट नेट, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डॉट नेट एक्चुअली में क्यों रिक्वायर्ड है। सो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही थंब रूल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरी बिल्ड है आपकी सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑल टुगेदर इट्स नॉट अ प्योर सी प्लस प्लस, बट समहाउ आप ये कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो इंस्पिरेशन है वो सी प्लस प्लस से ही डिनोट करी गई थी। तो उसके बाद अब देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि मैं अगर एक जनरल सी बात करूं, मेरे पास अगर एक एंड्रॉयड ऐप है, राइट, एक ऐप है जिसका एक्सटेंशन डॉट एपीके है, तो बट ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको रन करने के लिए एक एंड्रॉयड फोन चाहिए होगा, करेक्ट। मैं उस एप्लीकेशन को अपने एप्पल के आईफोन या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होने वाले फोन के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। क्यों इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ? क्या उसका हार्डवेयर मुझे इसको सपोर्ट नहीं करता है? हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेजर थिंग क्या है कि किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उस एप्लीकेशन की जो जिस लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन लिखी गई है, उस लैंग्वेज की डेफिनेशन होना मस्ट है। ओके, सो अगर मैं इसको और इजिएस्ट वे में बोलूं कि अगर आप कहीं किसी मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, जो कि फाइल है डॉट पी एस टी या एक्सएल एक्स, सिंपल एक सिंपल सा फॉर्मेट देता हूं, डॉट एक्सएल एक्स, दैट इज एक्सेल फाइल। तो अगर मेरे को वो फाइल ओपन करनी है अपने सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल होना मस्ट है, क्योंकि अगर मेरे सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं उस फाइल को ओपन नहीं कर पाऊंगा। सो द आइडिया इज कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज को आप रन करते हो, तो उसके रनिंग प्लेटफॉर्म का एक लाइब्रेरी एजेंट होना मस्ट है। अब ये लाइब्रेरी एजेंट का मतलब होता है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जगह जहां पे उसके एग्जीक्यूशन, उसकी रन टाइम और बाकी की सब चीजों की इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो आप लोगों से, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करके खींचूंगा फिर। ओके, नहीं विशाल जी, अभी तक तो ठीक है। I'll take this now, moving ahead। ये तो बात हो गई हमारे एप्लीकेशन के बारे में। अब देखिए, डॉट नेट एक्चुअली में हम लोग प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, हम लोग नहीं यहाँ पे मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इन पे इन डेप्थ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको जाना है, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इट्स एन ओपन आर्टिकल, बट अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ आप उतने पे ही फोकस करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज सी प्लस प्लस पे इंट्रोड्यूस्ड है, इनबिल्ट है, तो डॉट नेट भी उसी फ्रेमवर्क के का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर शेल को डॉट नेट की वर्जन के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, यानी कि अगर आपको अपना पावर शेल का वर्जन अपग्रेड भी करना है ना, तो भी आपको अपग्रेडेड डॉट नेट डालना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। सो दैट इज अ रीजन कि माई पावर शेल डॉट नेट को एज अ लाइब्रेरी लेके चलता है हमेशा से, अपने डेटा को स्टोर कर अपने सॉरी अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीएलआर। सीएलआर का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब अगेन ये बहुत हाई फाई सा टर्म लगेगा आपको, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली दो टर्म होते हैं, एक होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और एक होता है डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम। अब आप कहोगे पहला तो बताया नहीं, एक और हाई फाई टर्म दिखा दिया। तो बेसिकली ये आप लोगों को अभी इस पे इतना ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ही कंसेप्ट है, जिसको जैसे आपने एक नाम सुना होगा डीएलएल,
डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, कुछ फाइल्स होती हैं जो आपको System32 के अंदर दिखती हैं, तो वो आपकी डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम होती हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम का, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। ऑल टुगेदर इट्स समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड विद पावरशेल, बट मैं आपको एक ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से जब भी हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की, तो मोस्टली एप्लीकेशंस दो टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वी कॉल्ड एज मोनोलिथिक, LITHIC, मोनोलिथिक, एंड द अनदर वन इज मॉड्यूलर। अब मोनोलिथिक और मॉड्यूलर एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन वो होती है जो केवल एक सिंगल फाइल से बनी होती है। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो केवल एक सिंगल फाइल से बनी होती है? तो इसका जवाब है बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपके मोस्टली आपने देखा होगा आपके फ़ोन के ऊपर अपडेट्स आती हैं, राइट? या कभी आपने अगर सिस्को पे काम किया है तो वहाँ पे आपने अगर फर्मवेयर अपग्रेड करी है राउटर्स की, तो वहाँ पे भी आपको एक iOS फाइल करके एक सिंगल फाइल होती है। सो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें एक सिंगल फाइल होती है और सारे ऑपरेशंस उसी फाइल के अंदर से परफॉर्म होते हैं। सो अगर ऐसा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो एप्लीकेशन फास्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें सारा का सारा ऑपरेशंस एक ही सोर्स से हैंडल हो रहा है, क्योंकि एक ही फाइल है, एक ही टाइम वो एक्सेस होगी एट अ टाइम। तो कुछ ड्रॉबैक होते थे मोनोलिथिक फाइल सिस्टम के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन आया डेवलपमेंट का, तो वहां पे हम लोग लेके आए मॉड्यूलर एप्लीकेशंस। अब मॉड्यूलर एप्लीकेशंस में क्या होता था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली में कई छोटे सब सब फाइल्स या सब एप्लीकेशंस में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट? जैसे मैंने कहा कि ये वाला फंक्शन जो आपका है पहला वाला, this one is to support read operation, this one is for print operation, this one is for write operations, this one is for display, this is for saving, like and all। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जब भी कोई यूजर इस एप्लीकेशन को यूज करेगा तो वो पूरी एप्लीकेशन को बिजी नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे ही काम करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मॉड्यूलर। इतना क्लियर हुआ मोनोलिथिक और मॉड्यूलर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? यस सर, ओके ओके क्लियर। ओके। नाउ अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि ये डायनेमिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या है, या डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है। तो डायनेमिक लैंग्वेज रन टाइम बेसिकली डायनेमिक जो इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको रन करने के लिए एक उसकी डेफिनेशन है। बट डेफिनेशन क्या है ये तो बाद में हम समझेंगे, पहले हमको समझ जरूरत है कि डायनेमिक इंजन होता क्या है। तो आइए इसको हम थोड़ा डिफरेंट वे में समझते हैं कि इसका एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे एडवांटेज उठाया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए मेरे पास 3 एप्लीकेशंस हैं, लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। मेरे पास यहाँ पे मान लो 2 एप्लीकेशंस हैं, मैं थोड़ा सिंपल बना के 2 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? और इन 2 एप्लीकेशंस में दोनों एप्लीकेशंस मेरी मॉड्यूलर एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? अब चूंकि ये दोनों एप्लीकेशंस मेरी मॉड्यूलर हैं, तो यहाँ पे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाके अ, एक मान लो ये वाली जो मेरा फंक्शन है ये है रीड का। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके? सो आप इसको अ, ऐसे मत बोलना कि ये इधर राइट क्यों लिखा है इधर रीड क्यों लिखा है, जस्ट गिव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? ये राइट हो गया, ये प्रिंट हो गया, और इसको मान लो हमने कह दिया सपोज डिस्प्ले, ठीक है? इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, रीड, राइट, प्रिंट एंड डिस्प्ले, राइट? अब मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, इसका जो साइज है वो है 5 MB, ठीक है? और इसका भी साइज है 5 MB। तो करेंटली अभी आपके सिस्टम में टोटल जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है वो कितनी हो रही है? 5 + 5 10 MB, राइट? क्योंकि आप दोनों जगह से इसको कर रहे हो, प्लस आपकी जो रैम है वो भी 10 MB, वो भी पूरी कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो रही है 10 MB।
एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका प्रोसेसर है, जिसको प्रोसेसिंग आप बोल सकते हो, वो भी पूरे के पूरे 10 MB डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सोल्यूशन निकाला। उसने कहा कि व्हाई वी हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अगर इनमें कुछ कॉमन चीज डेटा है तो उसको कॉमन कर दो। कॉमन लाइक इन द सेंस, मान लीजिए मैंने कहा कि ये प्रिंट फंक्शन और ये प्रिंट फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पे ये दो प्रिंट फंक्शन रखने से बेटर है हम केवल एक ही प्रिंट फंक्शन रखें, राइट? हमने यहाँ पे केवल एक ही प्रिंट फंक्शन रखा। तो उससे क्या हुआ, जब भी मेरी ये वाली एप्लीकेशन, यानी कि मेरी एप्लीकेशन जब ये है, ये जब प्रिंट फंक्शन यूज करनी होगी तो तब भी ये इस फाइल को यूज कर लेगी, और जब ये एप्लीकेशन मेरी करेगी तो ये भी इसी को यूज कर लेगी। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे आपकी प्रोसेसिंग इंप्रूव हो गई, आपकी फाइल्स का साइज कम हो गया। अगर आपके सिस्टम में 15 प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं, तो 15 प्रोग्रामों की अगर कुछ कॉमन फाइल्स हैं तो वो कॉमन फाइल से हमेशा एक कॉमन प्लेस पे पड़ी हुई हैं, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कॉमन लैंग्वेज फाइल्स। एंड सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा डायनेमिकली चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने एक सिस्टम में अपने कोई फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर आपने डेटा रखा, और उस डेटा को आप किसी एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस कर रही है, एंड कोई दूसरी एप्लीकेशन उस डेटा को राइट भी कर रही है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जहाँ पे आप डेटा को स्टैटिक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, स्पेशली जब आप कोई ऐसा टूल पे काम कर रहे हो जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, करेक्ट? तो उन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये CLR और DLR का कॉन्सेप्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, और जिसके ऊपर आपकी पूरी विंडोज रन हो रही है। अभी मैं पावरशेल पे आया नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक विंडोज का आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि विंडोज कैसे काम करती है। ओके, तो CLR एंड DLR लाइक हाउ ये लोग साथ में काम करते हैं। और पावर शेल की जब मैं बात करूं तो पावर शेल, अच्छा केवल ये तीन ही टर्म नहीं है, एक्चुअली में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इन्वायरमेंटिंग भी होती है। अभी इन्वायरमेंटिंग क्या होती है, इसके बारे में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हम अभी अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपकी ड्राइव क्रिएट होती हैं, नॉट जस्ट वो ड्राइव जिनमें आप डेटा स्टोर करते हो, दैट्स कॉल्ड समथिंग सिस्टम ड्राइव, और वो सिस्टम ड्राइव्स क्या होती हैं। तो वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको और OS का आर्किटेक्चर और क्लियर होगा कि OS एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो अभी तक जो चीज़ हमने देखी है ना, जो जिस चीज़ पे आप लोग काम करते हैं, वो सिर्फ हम लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपके OS के बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। एंड विथ हेल्प ऑफ दैट पावर शेल वी कैन फील दोज एक्शंस, वी कैन एक्चुअली परफॉर्म दोज एक्शंस, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आप कोई एक्शन क्रिएट करते हो, लेट्स से मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर भी क्रिएट करता हूँ, तो वो फोल्डर भी बैकग्राउंड में कुछ कमांड्स रन करता है, मेरा OS, और अल्टीमेटली वो कमांड से एग्जीक्यूट होती है, फोल्डर बनता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अभी GUI में हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, उनको जब हम पावर शेल से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाई इट इज़ मोर रिलायबल इन कंपैरिजन ऑफ GUI, ठीक है? तो ये जो मैंने आपको बताया, इस ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, क्योंकि अल्टीमेटली विंडोज इज़ अ वेरी बिग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका जो इम्प्रूवमेंट है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट स्टेज में है ये। लेकिन ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये जो तीन फीचर्स मैंने आपको बताया ना, .NET, CLR एंड DLR, ये तीन एक ऐसे मेजर फीचर्स हैं जिनके बेस पे आपका पावरशेल रन करता है। और वो कैसे करता है, हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे अपकमिंग डेज में, ठीक है? आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम बात करते हैं पावर शेल के फ्लेक्सिबिलिटी को लेके, तो पावर शेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है
वो इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड है कि आप की बनाई हुई स्क्रिप्ट किसी भी सिस्टम या इन्वायरमेंट या इंफ्रा तक लिमिटेड नहीं रहती है। मतलब अगर मैं इसको एक बेसिक टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूं कि लेट्स से दिस इज योर हार्डवेयर, ठीक है भाई, ये आपका हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर इंस्टॉल्ड है जिसको आप लोग बोलते हो ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बट एक्चुअली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में देयर आर सो मेनी थिंग्स। कर्नल भी होता है आपका, बट वो कर्नल क्या होता है मैं उन पे अभी नहीं जा रहा हूँ। कर्नल आपको बता दूं तो कर्नल इज इंटरप्रिटेटिंग एजेंट जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है और उसका काम होता है आपके जो इंस्ट्रक्शंस आपके सॉफ्टवेयर या जो आपके सॉफ्टवेयर या ओएस से आ रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और जो हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर में करना। तो बेसिकली ये जो काम होता है ये काम आपका होता है कर्नल का, ठीक है। तो जब हम ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है इसका मैं आपको फंक्शनलिटी पता है, बट पावर शेल जो है वो बड़ी स्मार्ट चीज है। ये एक्चुअली में ओएस के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, राइट। पावर शेल जो आपका होता है वो आपके ओएस के ऊपर इंस्टॉल होता है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो बेसिकली ये करता क्या है, ये आपका जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट कर्नल से बनाता है। तो जिसकी वजह से जो बीच की लेयर है, यानी कि जो बीच की लेयर है जिस लेयर के ऊपर ये डेटा अपलोड होता है वो लेयर स्किप हो जाती है। सो अब आप इसको थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि पावर शेल किस लेवल का टूल है। सो इट्स जस्ट नॉट लाइक अ टूल कि जिसने आपका जो चीज आप जीयूआई में कर रहे हो वही कमांड पे काम कर, नहीं, ये आपकी ओएस की लेयर को बाईपास कर देता है और डायरेक्ट आप अपने कर्नल से कनेक्ट करता है ये, और कर्नल से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन हार्डवेयर को एक्सेस कराता है। और कभी कभी पता है कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी कांटेक्ट करता है थ्रू कर्नल। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और इलोबरेट करूं तो पावर शेल ने अपनी क्वेरी कर्नल पे भेजी, सो विथ हेल्प ऑफ कर्नल समटाइम्स इट कॉल्स सॉफ्टवेयर एंड समटाइम इट आल्सो कॉल्स हार्डवेयर। नाउ यू आर गेटिंग मी, क्योंकि आफ्टर ऑल कर्नल का काम ही यही होता है, राइट। Any questions, any doubts, any such thing, so you can ask me, otherwise we can go ahead. Okay, I'll take the silence as no. आगे चलते हैं और थोड़े से कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पावर शेल के बारे में, स्पेशली पावर शेल के वर्जन्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो मार्केट में सबसे लेटेस्ट वर्जन पावर शेल का जो अवेलेबल है दैट वी कॉल्ड पावर शेल वर्जन 7। ओके, आपके सिस्टम में जो पावर शेल पड़ा हुआ है, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी जो आपके कंप्यूटर में पावर शेल पड़ा है जो कि बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड आता है वो एक्चुअली में पावर शेल वर्जन 4 होगा या 5 होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा, तो हम चेक कैसे करेंगे, कैसे हम इस चीज को मानेंगे।
मैं बताता हूँ। आप बस पावर शेल खोलिए और पावर शेल को रन एज एडमिन कर लेता हूँ मैं। उप्स, 1 सेकेंड। पावर शेल run as administrator. Yes, yes, okay. So this is my PowerShell. इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं सब। ओके, ये मेरा PowerShell है। अब आपको अगर PowerShell का वर्जन चेक करना है तो उसके लिए एक कमांड होती है, एंड दैट वी कॉल $ps वर्जन टेबल। ठीक है, तो देखिए मेरे सिस्टम में कौन सा पड़ा हुआ है, PowerShell वर्जन 5, राइट। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसी बात है, तो विंडो कौन सी पड़ी है? तो करंटली आई एम रनिंग Microsoft Windows 11 Pro, which is a top variant of Microsoft Windows 11। तो अगर ऐसा है कि मैं लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूं, तो मेरे सिस्टम में PowerShell का लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं इंस्टॉल्ड है? वो रीजन ये है कि PowerShell वर्जन 7 जो है ये एज अ ओपन सोर्स प्रोडक्ट मार्केट में आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप PowerShell को विंडोज ही नहीं अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको लाइनक्स, यूनिक्स, एप्पल, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहें, आप उसमें PowerShell का वर्जन 7 बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बना दिया है ओपन सोर्स। ये जो आर्टिकल आपके सामने ओपन है, ये एक्चुअली में PowerShell का एक ऑफिशियल गिटहब पेज है। अब अगर आपको गिटहब नहीं पता तो क्या है, सो गिटहब इज अ कम्युनिटी फॉर डेवलपर्स। सो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को 2-3-4 साल पहले एक्वायर कर लिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात बताऊं कि गिटहब को एक्वायर करने का माइक्रोसॉफ्ट का एक रीजन ये था कि जितने भी डेवलपर्स हैं उन सब का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके वो अपने अपडेट्स, अपने बग्स और अपने उनके इम्प्रूवमेंट्स डिस्कस करते हैं, उनको अपडेट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे भी गिटहब को परचेज करके अपने नाम पे कर लिया, और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियल ब्लॉग है गिटहब के ऊपर। तो इस चीज़ को मैं पिंग कर देता हूँ आप लोगों को। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत अभी ना पड़े, बट अपकमिंग डेज में आपको इसके बारे में पढ़ने में और आगे अपने आप को ब्रशअप करने में इस ब्लॉग की बहुत यूज़ आएगा, बहुत यूज़ आएगा। अब अभी मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे देखिए PowerShell का डॉकर सपोर्ट इनेबल हो गया है, राइट। और डिजायर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने M365 पे आप काम करते हो तो आपको पता होगा कि ये कितना ट्रेंडिंग और कितना ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है, DSC जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ओपन होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। आप प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको वो सारे वर्जन्स मिलेंगे जो जो वर्जन्स अभी इनके अवेलेबल हैं, सॉरी पैकेजेस में जाके। और ये देखिए ये इन्होंने ये सारे पैकेजेस हैं जिनके थ्रू आप PowerShell को इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आप डॉकर, मेवन, न्यूगेट, रूबी, इन कंटेनर्स, इन जो टर्म्स की आप बात पढ़ रहे हो ना, ये दीज आर सब समथिंग कॉल्ड डेवऑप्स टूल्स, राइट। तो आप अपने पूरे डेवऑप्स के एनवायरनमेंट को भी मैनेज कर सकते हो PowerShell से, क्योंकि आफ्टर ऑल डेवऑप्स में भी जो टूल्स हैं वो सारे के सारे लिनक्स और यूनिक्स के ही प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हैं। तो ये एक रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा
पावरशेल को वर्सेटाइल बनाया है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज और मल्टीपल रीजन्स को ध्यान रखते हुए। ठीक है, और इसके बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको इसको लेके एक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई पावर शेल की ब्रांच कितना बड़ा टॉपिक है ये। सो इट्स नॉट लाइक कि हमने इस पे सिर्फ एक गेट सर्विस चला के डेटा निकाल लिया, राइट, या सेट सर्विस करके उस, या स्टॉप सर्विस स्टार्ट करके उसको स्टॉप स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी बिग टूल एक्चुअली। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पावरशेल वर्जन 7 की। तो पावरशेल जो वर्जन 7 है वो आपको गिटहब के ही साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको सिंपली, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट 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 करके, आप इसको इजीली कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जाता हूँ अगर पावरशेल पे, और या here we go। तो यहाँ पर आपको देखिए MSI फाइल मिल रही है, डेप फाइल मिल रही है, डेप फॉर उबंटू, राइट। देखिए फेडोरा, सूजे, मैक ओएस। मैंने आपको बोला ना कि पावरशेल इज नाउ नॉट ओनली लिमिटेड विथ योर विंडोज ओनली, यू कैन ऑल्सो यूज इट ओवर अदर ओएसेस। तो ये वो सब फाइलें हैं जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप यहाँ से MSI फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस लिस्ट को देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। देखो इसमें आपको यहाँ पे कैली लाइनेक्स, अदर लाइनेक्स के जितने भी फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो ये आपका पावरशेल है। हालांकि अगर मैं पावरशेल वर्जन 5 और वर्जन 7 की बात करूं, तो इन दोनों में ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है। कुछ फीचर्स एडिशनल ऐड हुए हैं पावरशेल 7 में ऑब्वियसली, बट हम लोग जो आप लोग जो मोस्टली यूज करोगे ना पावरशेल, वो वर्जन 5 ही करोगे, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम सर्वर्स हैं, हमारे जो मैक्सिमम वर्क स्टेशन हैं, उनमें पावरशेल वर्जन 5 या 4 ही रन हो रहा है अभी। ठीक है भाई लोग, तो थोड़ी बहुत पिक्चर बनी होगी दिमाग में, राइट। मैं ये नहीं कह रहा 100% बन गई होगी, बट एटलीस्ट 10% पिक्चर बनी होगी कि पावरशेल क्या है, कितना ब्रॉड है। अगर आपकी थोड़ी बनी है तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, तो बना देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग जस्ट टू वेयर यू कैन हैव एनी डाउट्स और एनी यू वांट टू आस्क। ओके रंजीत। विशाल जी, जो हमारे जैसे सपोज हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में ये पावरशेल यूज करते हैं, जी तो इसमें अगर सपोज हम ओल्ड या न्यू वर्जन यूज करते हैं, कोई इसमें डिफर होगा? देखिए डिफरेंस एज अ एडमिन, राइट, हाँ जी। आपका जो कमांड्स होंगी, आपकी जो स्क्रिप्ट्स होंगी, मैं कहूंगा कि 89% तक या 90% तक आपका डिफरेंस कुछ नहीं होगा। सिर्फ ओके। 10% डिफरेंस उन चीजों का है जो चीजें नई ऐड हुई हैं पावर शेल में, स्पेशली जिनको हम बोलते हैं बग्स, जो अभी करंट वर्जन में बग्स है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा बगी हैं, मैंने आपको अभी, हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो बग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप चाहे 7 पे प्रैक्टिस करो, चाहे आप 5 पॉइंट सम वर्जन 5 पे करो या वर्जन 4 पे करो, आपको कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। इफ यू वांट वी कैन डू द प्रैक्टिस ओवर एनी ऑफ इट, 7 पे भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि जो हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट है उसमें तो 5 ही है, जो आपने अभी बोला ना, तो मैं आप मैंने कमांड किया तो 5.1 ही दिखा रहा है उसमें। मैं आपको ना दोनों पे दिखाऊंगा। ठीक है, ओके ओके। जो कमांड 5 पे नहीं चलेगी मैं 7 पे चला दिखाऊंगा, 7 पे चलेगी 5 पे चलाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें आपकी सेम रहेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जी। गया, मैंने इसको डाउनलोड किया, तो देखिए यहाँ से ये पैकेज डाउनलोड हो रहा है पावरशेल 7 का,
ऑल्दो आई हैव 64 बिट सिस्टम, तो मैंने 64 बिट किया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको सॉरी 3 वो मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेबल, प्रीव्यू और LTS, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा स्टेबल वाला वर्जन डाउनलोड करो। दिस इज स्टेबल वन। तो विशाल जी इसमें फर्क क्या होता है, फर्क ये LTS होता है कि स्टेबल? जो आपका प्रीव्यू होता है जो LTS होता है, वो प्लेटफॉर्म आपका वो होता है जिसमें आपका अपडेट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मतलब एक तरह से वो देखा जाए तो कम्प्लीटली एक वर्जन से आया, सब वर्जन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है उसके अंदर। स्टेबल मतलब जहाँ पे लास्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है वही आपका स्टेबल होता है। एंड प्रीव्यू वो होता है जिसमें नए नए फीचर्स आते हैं, लोग उस फीचर्स को टेस्ट करते हैं, फिर उन फीचर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के यूज़र हैं। अगर आप बहुत ही टेक्निकल, हाईली टेक्निकल पर्सन है, तभी मैं कहता हूँ कि आप प्रीव्यू मोड पे जाइए। अदरवाइज यू कैन गो फॉर LTS और स्टेबल, आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों आपको काइंड ऑफ सेम ही एक्सपीरियंस देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी पावर शेल के इसको किया है और ये मेरा एक विजार्ड मेरे सामने ओपन होके आ गया है। अब देखिए कितना इजी है, बस नेक्स्ट करना है और ये कहेगा जी कहाँ इंस्टॉल करना है। मैंने कहा सी प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे आप जाओगे तो कुछ चीज़ें हैं जो पावर शेल की जो आपको पहले से आप इनेबल कर सकते हो, जैसे कि इन्वायरमेंट पाथ और विंडोज़ इवेंट लॉगिंग मैनिफेस्ट फाइल्स और रिमोटिंग। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हो पावर शेल में, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का काम होता है आपके एक्शंस को शॉर्ट करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ कि आप कहीं पर भी बैठ के कोई कमांड, अच्छा आपने किसी ने लाइनेक्स पे काम किया है? लाइनेक्स पे किया है तो मैं इसको और बेहतर समझा सकता हूँ। कभी कभी लाइनेक्स नहीं, यूनिक्स मैंने पे तो काम नहीं किया। नहीं किया? ओके, मैं बता लाइनेक्स में क्या होता है कि जैसे सपोज आपको कोई कमांड रन करनी है, जैसे सपोज आपको वहां पर फायरवॉल मॉडिफाई करनी है, राइट। तो जैसे हमारे विंडोज में फायरवॉल होती है, लाइनेक्स में IP टेबल्स होती हैं। वहां पे जाके आप रूल्स बना सकते हो कि कौन सा डेटा इन होगा, कौन सा आउट होगा, लाइक इन ऑल। तो अगर आपको वो IP टेबल वाली जो वो वैल्यू चेंज करनी, तो उसकी एक प्रॉपर फाइल बनती है, और जो कि होती है रूट ETC बिन के अंदर। तो अगर आपको वो फाइल मॉडिफाई करनी है, तो अगर मैं अपने सिस्टम में सीधा IP टेबल्स लिखूंगा कहीं पर भी, तो वो फाइल एक्सेस नहीं होगी। मेरे को उसके लिए उसी बिन में, उसी रूट में जाके, उसी फाइल के पाथ पे जाके वहां से उस फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लेकिन मेनली जब हम विंडोज में बात करते हैं, तो विंडोज में आप फायरवॉल एक्सेस करनी है, आप नेट एसएच कमांड चलानी है या नेट यूज चलानी है, कोई भी कमांड आप डायरेक्ट चलाते हो तो वो अपने आप अपीयर हो जाती है। डजेंट मैटर आपका प्रॉम्प्ट कहाँ पर है, आप सिस्टम 32 के अंदर बैठे हो, C ड्राइव में बैठे हो, D ड्राइव में बैठे हो। प्रॉम्प्ट इन द सेंस कि जो आपका ये होता है, ये प्रॉम्प्ट। तो अभी मेरा प्रॉम्प्ट सिस्टम 32 पे है, तो यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने .ps वर्जन टेबल ये कमांड चलाई है। अगर मैं अपना प्रॉम्प्ट C ड्राइव पे कर देता हूँ और वापस यहाँ पे ये कमांड चलाता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो गई। द रीजन बीइंग इज कि इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को इन कमांड्स को रन करने के लिए इनकी जो लाइब्रेरी है उसको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। पावर शेल विल ऑटोमेटिकली लोकेट कि ये कहाँ पर लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है। तो यही चीज़ वो मुझे बोल रहा है कि आपको पावर शेल के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं कि नहीं करने। तो बट ऑब्वियसली आई नीड टू सेट इट, क्योंकि बाद में सेट करना इज डिफिकल्ट होता है, इसलिए पहले से चेक लगा हुआ है। उसके साथ साथ इवेंट लॉगिंग मैनिफेस्ट, इसका मतलब होता है कि जैसे आपके सिस्टम में इवेंट व्यूअर होता है, वैसे ही सेम पावर शेल के अंदर एक इवेंट लॉगिंग की मैनिफेस्ट फाइल होती है। तो मैं
मैनिफेस्ट फाइल का काम ही होता है कि सेम लेवल का डेटा स्टोर करना। तो अगर आपको कोई मैनिफेस्ट फाइल बना के रखनी है कि जहां पर आप अपने प्रीवियस इवेंट्स को ट्रैक कर सको, तो उसके लिए भी ये आपको फीचर चेक्ड है। बाकी रिमोटिंग वगैरह हम बाद में भी कर सकते हैं। सो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ सिंपल, और यहाँ से मुझे बता रहा है कि आप पावर शेल को अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है WSUS और एक होता है विंडोज़ अपडेट। तो WSUS तो आपको पता ही होगा, विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्विस होते बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका जो काम होता है, जैसे कि आपका SCCM होता है जिसके थ्रू आपके सिस्टम्स नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पैच होते हैं, वैसे ही विंडोज अपडेट या WSUS आप इसको लगा सकते हो। तो आपके सिस्टम पे जैसे ही अपडेट आएंगे, मतलब उसकी सेंट्रल रिपोजिटरी पे जहाँ पर अपडेट फाइल्स होती हैं, तो आपका पावर शेल भी ऑटोमेटिकली वहीं से अपडेट हो जाएगा, रादर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग फाइल ओवर ऑल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। यानी कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो 10 कंप्यूटर्स पे फाइल डाउनलोड होकर अपडेट नहीं होगी, एक सेंट्रल लोकेशन पे डाउनलोड होती है, दैट्स कॉल्ड WSUS सर्वर। और WSUS सर्वर उस फाइल को जितने भी उससे कनेक्टेड मशीन्स हैं उन पे वो पुश कर देता है। तो एक तो मेथड ये है जिसके थ्रू आप पावर शेल को आप अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जब आप खुद अपने थ्रू करें, तो आइडियली आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में विंडोज अपडेट इनेबल्ड है या WSUS के थ्रू आप लोग करते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आप खुद करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपके यहाँ पे कैसा सेटअप है, क्या है। ठीक है, एंड बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और बैठ जाइए आराम से। पावरशेल वर्जन 7 आपका इंस्टॉल हो जाएगा इन 1 or 2 minutes। तो अभी हमने पावरशेल इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि हमको इसका ज़रूरत पड़ेगी अपकमिंग सेशंस में, राइट। बाकी आई डोंट थिंक कि इसमें अभी हमको इतना दिक्कत होगी, बट ठीक है, विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो लेट दिस इंस्टॉल फर्स्ट। सो इन द मीन टाइम ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, हम वापस चलते हैं अपने पावरशेल के ऊपर लिटरेचर पे। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सो दिस विल टेक सम टाइम, इसका वेट करके कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ कमांड्स के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जो चीज़ें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए पावरशेल के बारे में। ठीक है, नाउ अब जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे $ps वर्जन टेबल कमांड रन करी, और रन करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक वैल्यू दिख रही है, दैट्स कॉल्ड PS कंपैटिबल वर्जन्स, राइट। और आप देख रहे हो यहाँ पे वर्जन 1 2 3 4 एंड कुछ डॉट 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 करके ट्रंकेट हो गई है लाइनें। ठीक है, अभी मैं आपको एक अपने पॉइंट से समझा रहा हूँ, तो अभी कंफ्यूज मत होना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वो वर्जन्स हैं पावरशेल के जो इस सिस्टम में अभी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मेरा पावरशेल वर्जन 7 इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूँ और वापस से अगर मैं PS वर्जन टेबल चलाता हूँ, तो आप देखोगे पावरशेल का वर्जन अभी भी 5 ही है। क्यों? क्योंकि पावरशेल वर्जन 7 एज अ सेपरेट प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पावरशेल लिखता हूँ अपने स्टार्ट में जाके, पावरशेल ओके या, तो यहाँ पे पावरशेल वर्जन 7 एक एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट मेरे सामने आएगा। ये देखिए, दिस वन विल कम एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे $PS वर्जन टेबल रन करता हूँ,
तो देखिए इसका वर्जन क्या आया है 7.2, राइट। और ये पावर शेल और ये पावर शेल दोनों डिफरेंट है। इसका एडिशन आप देख रहे हो, इसका एडिशन क्या है डेस्कटॉप, मींस ये कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट पहले से इंस्टॉल होके आया है। और इसका क्या है एडिशन कोर, कोर बोले तो ये फुल फ्लेज वर्जन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोनों साइड बाय साइड रख के दिखाता हूँ। कहाँ गया या कहाँ गया पावर शेल दूसरा वाला, अरे इधर चला गया। चलिए मैं यहाँ पे आपको दोनों वर्जन्स साइड बाय साइड दिखाता रहूंगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर भी मैंने लिखा $PS वर्जन टेबल 5 है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखते हो PS कंपैटिबल वर्जन्स में, मैं इसको मिनिमाइज ही कर देता हूँ, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 5.1, ये 6 वर्जन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो इनमें से किसी भी वर्जन के ऊपर बनी हुई है, यानी कि मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट थी जो आपने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बनाई थी, जब वर्जन 2 या वर्जन 3 अवेलेबल था, तो वो स्क्रिप्ट भी आपकी आज भी चलेगी इस वर्जन के ऊपर। बट ऑब्वियस सी बात है, आप ये नई बनी हुई वर्जन की स्क्रिप्ट पुराने वर्जन में नहीं चला सकते, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी है वो ऑलरेडी होती है पावर शेल में। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है पावर शेल कंपैटिबल वर्जन का, कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हो तो वो स्क्रिप्ट आपकी काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग ही रहेगी। अब आपको मैं इसका एग्जांपल और दिखाता हूँ वर्जन 7 के ऊपर। अगर मैं वर्जन 7 पे जाता हूँ तो देखिए वर्जन 7 आपका फ्रॉम वर्जन 1 टू वर्जन 7 जितने पावर शेल के वर्जन आए हैं उन सबको सपोर्ट करता है। तो यानी कि अगर मैं पावर शेल वर्जन 7 यूज कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है जो कि वर्जन 1 पे बनी है या वर्जन 2 पे बनी है, so I can also use that script very easily. You can see how much easy and how much versatile is it now. Let me show you one more thing. अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ PowerShell हाइफन वर्जन, मेरा सिस्टम लगता है हैंग हो गया है, क्या है इसको यार, ओके हाइफन वर्जन और वर्जन के आगे मैंने लिखा 2। देखिए जैसे ही मैंने PowerShell वर्जन 2 लिखा, इसने क्या बोला मुझे कि वर्जन 2 के लिए जो .NET फ्रेमवर्क है वर्जन 2 का, वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड नहीं है। यानी कि मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि PowerShell की डिपेंडेंसी .NET के ऊपर है, यानी कि अगर आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का PowerShell रन करना है अपने सिस्टम में, तो आपके पास पुराने वर्जन का .NET भी इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी जो वर्जन 2 पे बनी स्क्रिप्टें हैं वो अभी नहीं चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट्स जो बनी है मेरी, उनकी जो लाइब्रेरी है वो स्टिल मेरे नए .NET के ऊपर है। बट इफ आई ट्राई टू स्विच माय PowerShell टू द ओल्डर वर्जन, दैट कैन नॉट बी डन बाय मी। लेट मी ट्राई टू स्विच इट बैक टू वर्जन 5। देखिए ओके, तो विशाल एक बात बताइए, जो पावर सेल है, हम ट्राई कर रहे हैं 7 से 2 वर्जन पे स्विच करने का। आई मीन जो हम डाउनग्रेड कर रहे हैं इसके वर्जन को हम स्विच करके, तो उसके साथ साथ जो डॉट नेट की जो रिक्वायरमेंट है,
तो डॉट नेट जो भी इंस्टॉल्ड है, उस डॉट नेट जो इंस्टॉल्ड होगा उसमें तो सारे वर्जन पहले के इंक्लूडेड होंगे। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, देखो, डॉट नेट के साथ मैंने बताया ना कि जो उसकी लाइब्रेरी है, जो उसकी सीडीआर होती है, कॉमन डेटा रन टाइम राइट। लाइब्रेरी, उसका हाँ मेटा डेटा तो होता है, हाँ। राइट। लेकिन अगर आप देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें होती हैं, या तो आपको पुरानी शेल के ऊपर स्विच करना है, या फिर आपको पुराने वर्जन की बनी हुई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो पुराने वर्जन की बनी हुई जो स्क्रिप्ट है, यानी कि वर्जन 1 पे बनी स्क्रिप्ट वर्जन 7 पे रन कर जाएगी। वो तो कारण, ठीक है। क्योंकि उसकी लाइब्रेरी जो डॉट नेट की लाइब्रेरी है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तभी वो आपको कंपैटिबल वर्जन में शो कर रहा है। अगर आप देखोगे राइट। यहाँ पे कंपैटिबल वर्जन में इसीलिए वर्जन शो कर रहा है। बट इफ आई ट्राई ठीक है। टू चेंज माई पावर शेल वर्जन, तो वो मुझे नहीं करने देगा। कारण, क्योंकि वो कहेगा कि अगर आपको पीछे जाना है तो पीछे वाला डॉट नेट डालो, डॉट नेट डालोगे तो सारी फाइलें होनी चाहिए। तो काइंड ऑफ इसको आप समझो कि अगर आपको पूरा वर्जन चेंज करना है तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मवेयर या पूरा का पूरा डेफिनेशन चाहिए होगा उसके लिए। लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर। अभी मैंने देखो यहाँ पावरशेल वर्जन 5 लिखा, ठीक है। अब मैं डॉलर पी एस वर्जन टेबल करता हूँ, मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू लग रहा है क्या? ओके, तो नाउ अब आप देख सकते हो कि अभी मेरा करंट पावरशेल का वर्जन क्या हो गया है, वर्जन 5 हो चुका है। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट भी आती है जहां पे आपको कोई ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करनी है जो कि प्रीवियस वर्जन में अवेलेबल थी, नए वर्जन में वो आपके डिसकंटिन्यू हो गई है। बहुत सारी चीजें होती है। तो उस केस में आप यहाँ पे पीएस पावर शेल को प्रीवियस वर्जन पे भी स्विच कर सकते हैं, बशर्त ये है कि उस वर्जन से रिलेटेड जो डॉट नेट है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। क्लियर? क्लियर एनी सर। डाउट्स? नो। ओके, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देर से 1 घंटे से बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए। वी विल बी बैक एट इन शार्प 5 मिनट्स। इन द मीन टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस, आप लोग नोट डाउन कर लो, एंड वी विल डिस्कस दोस डाउट्स जो हमने भी इस 1 घंटे में डिस्कस करे हैं। उन डाउट्स को हम शुरू के अगले 10 मिनट के स्लॉट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस, so let me put a ओके सर। stopwatch here.